हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं फिजिक्स के 2022-23 की प्रश्न बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन। इस में हम करेंगे अध्याय 3 सरल रेखा में गति का संपूर्ण हल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अध्याय 3 है सरल रेखा में गति, इसमें से एग्जाम में कुल 9 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाना है, जिसमें से 1 अंक यानी कि ऑब्जेक्टिव के 2 प्रश्न होंगे, 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे और साथ ही 5 अंक का 1 प्रश्न होगा। यहाँ पर भी कुछ स्मरणीय बिंदु दे रखे हैं, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्मरणीय बिंदुओं के बारे में। पहला दे रखा है निर्देश तंत्र। यहाँ यानी कि यहाँ पर निर्देश तंत्र की एक डेफिनेशन दे रखी है कि निर्देश तंत्र आखिर होता क्या है। तो परिभाषा इस प्रकार से है कि वह निकाय या तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति का अध्ययन किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। यानी कि एक सिस्टम होता है यह, जिसके सापेक्ष हम किसी दूसरे वस्तु की स्थिति या गति को बताते हैं तो उसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं। और यह निर्देश तंत्र 2 प्रकार का होता है, एक होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इनकी डेफिनेशन भी हमें अगले क्रम में मिल जाती है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र, तो इसमें निकाय स्थिर अवस्था में या एक समान गति अवस्था में होता है, तो यह जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। और ध्यान रहे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में जो गति के नियम है उनका पालन होता है। उसके बाद अगली डेफिनेशन यहाँ पर अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, तो इसमें निकाय किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरित गति में होता है। यानी कि यहाँ पर हमें एक के सापेक्ष दूसरे की त्वरित गति बतानी होती है। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के गति के नियमों का पालन नहीं होता है, जबकि ध्यान रहे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में इसका पालन किया जाता है। उसके बाद अगला है यहाँ पर कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के गति के नियमों का पालन नहीं होता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में वस्तु छद्म या आभासी बल का अनुभव करता है। वह ऐसा बल जो वास्तव में तो नहीं लगता लेकिन हमें महसूस होता है, वह छद्म बल या आभासी बल कहलाता है। उसके बाद विराम अवस्था की डेफिनेशन याद दे रखी है कि जब कोई वस्तु किसी नियत बिंदु वस्तु या तंत्र के सापेक्ष समय के साथ अपनी अवस्था में या स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो वह विराम अवस्था में कहलाती है। वैसे ही यहाँ पर गति अवस्था की डेफिनेशन है कि जब कोई वस्तु किसी नियत बिंदु या तंत्र के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तब यह गति अवस्था में कहलाती है। फिर है अगला कि विराम या गति अवस्था सदैव सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं। यानी कि ये हमें एक के सापेक्ष दूसरे को बताना पड़ता है, वास्तव में नहीं होती है, इसलिए लिखा यहाँ पर निरपेक्ष नहीं होती। उसके बाद है कि जब तक वस्तु की दिशा में परिवर्तन नहीं होता है तब तक वस्तु की गति सरल रेखीय या एकविमीय गति होती है। 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं, हम आगे चल के इनका अध्ययन करने वाले हैं। एकविमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। एकविमीय गति वह होती है जब वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो एकविमीय कहलाती है। द्विविमीय, तो जब वस्तु समतल में गति करती है तो द्विविमीय गति कहलाती है। और जब वस्तु आकाश में गति करती है तो यह त्रिविमीय गति कहलाती है। उसके बाद अगला है यहाँ पर कि बिंदु वस्तु क्या होता है। तो जब किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी वस्तु के आकार या आमाप की तुलना में बहुत अधिक होती है तब उस वस्तु को हम बिंदु वस्तु कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी से जो सूर्य है उसकी दूरी बहुत दूर है, तो हम यह बोल सकते हैं कि जो सूर्य है उसके सापेक्ष जो पृथ्वी है यह एक बिंदु वस्तु होगी। दूरी या पथ की लंबाई अदिश राशि होती है। अदिश राशि ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, जबकि दिशा की नहीं, तो अदिश राशियाँ कहलाती है। और ऐसे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों ही आवश्यक होते हैं वो सदिश राशियाँ कहलाती है। तो दूरी या पथ की लंबाई अदिश राशि होती है। उसके बाद विस्थापन क्या है। तो विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं और यह एक सदिश राशि है। विस्थापन जो है ये शून्य या ऋणात्मक हो सकता है, किंतु दूरी नहीं। दूरी जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, विस्थापन हो सकता है। उसके बाद अगला यहाँ पर दे रखा है एक समान गति। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तब यह गति एक समान गति कहलाती है। परिवर्ती गति,
तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तब यह गति परिवर्ती गति कहलाती है। तो यहाँ पर भी दो प्रकार की गतियाँ हमें देखने को मिली है, एक समान गति और एक परिवर्ती गति। नाम से ध्यान रखना है, समान गति तो जिसमें समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है वह समान गति कहलाती है, और परिवर्ती जिसमें समान अंतराल में समान दूरी तय नहीं करता, असमान दूरी तय करता है, वह परिवर्ती गति कहलाती है। इसके बाद है तात्क्षणिक गति। तो किसी क्षण विशेष पर किसी वस्तु की गति तात्क्षणिक गति कहलाती है। एक समान गति में वस्तु की औसत गति उसकी तात्क्षणिक गति के बराबर होती है। ये हमें ध्यान रखना है कि जो तात्क्षणिक गति होती है और जो एक समान गति में वस्तु की औसत गति होती है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। चाल और वेग, तो यहाँ पर चाल की डेफिनेशन और वेग की डेफिनेशन हमें करना है कि इकाई समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है और यह अदिश राशि होती है, और जबकि इकाई समय में चला गया विस्थापन वेग कहलाता है, यह सदिश राशि होती है। या इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है और निश्चित दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी वेग कहलाता है। विमीय रूप से या मात्रा के आधार पर चाल तथा वेग समान होते हैं, यानी कि यहाँ पर इन दोनों के विमीय सूत्र LT-1 या m0 LT-1 होते हैं, जबकि मात्रक भी दोनों के सेम होते हैं, मीटर प्रति सेकंड। त्वरण, तो समय के सापेक्ष वेग में वृद्धि को त्वरण कहते हैं या वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मंदन, तो समय के सापेक्ष वेग में कमी को मंदन कहा जाता है या जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसको भी मंदन कहा जाता है। दर या प्रवणता, तो समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर और दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर को प्रवणता कहा जाता है, जिसे हम वेग प्रवणता भी बोलते हैं। उसके बाद है वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के मध्य के क्षेत्र का क्षेत्रफल वस्तु द्वारा प्राप्त विस्थापन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विस्थापन के बराबर होता है। किस समय बराबर होता है? तो वेग समय ग्राफ में होता है। चाल समय ग्राफ तथा समय अक्ष के मध्य के क्षेत्र का क्षेत्रफल वस्तु द्वारा चली गई दूरी के बराबर होता है। यहाँ पर फिर गति की 3 समीकरण दे रखी है, जो है v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस, यहाँ पर सही लिखना है इसको 1/2 AT स्क्वायर है। थर्ड है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और ध्यान रहे जो विस्थापन होता है s, ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही हमें लिखना है। उसके बाद 28 नंबर पे है यहाँ गति के समीकरणों में 30 सेकंड में चली गई दूरी s है। यदि हम दूरी s मानते हैं तो 30वें सेकंड में चली गई दूरी का एक अन्य फॉर्मूला भी होता है जो यहाँ पर दे रखा है, s बराबर u प्लस 1/2 a 2t-1, ये फॉर्मूला भी होता है। यदि हम किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाएं और वहाँ से छोड़ दें तो उस स्थिति में हम बोलते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए त्वरण जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर होता है। g पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, जिसके कारण पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि ऊपर की ओर प्रक्षेपित वस्तु के लिए यदि हम वस्तु को पृथ्वी तल से ऊंचाई पर फेंकें तो क्या होगा कि जो त्वरण है वो हमेशा लगता है नीचे। गुरुत्वीय त्वरण कहाँ लगता है? ये हमेशा लगता है पृथ्वी की तरफ ही लगता है, पृथ्वी की ओर ही लगता है। जब हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इसकी दिशा विपरीत हो जाती है। इस कारण से हम इस स्थिति में बोल सकते हैं कि जो त्वरण है वो -g के इक्वल है, -g के बराबर है। उसके बाद है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरी का अनुपात सदैव 1:3:5:7 का होता है। तो इसे हम विषम संख्याओं का नियम भी बोलते हैं। तो विषम संख्या का नियम क्या होता है? तो ये ध्यान रखें कि समय स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरियों का अनुपात सदैव 1:3:5 यानी कि विषम संख्याओं का अनुपात होता है। चलिए अब हम इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पूछा है हमसे कि स्थिति समय ग्राफ का डाल क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर वेग, त्वरण, मंदन या विस्थापन। तो ध्यान रखें जब भी स्थिति समय ग्राफ आता है तो यह डाल हमेशा वस्तु के वेग को बताता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है।
उसके बाद है कि गुरुत्वीय के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु के लिए शून्य होगा। तो शून्य क्या होगा? जब हम किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे की ओर छोड़ देते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण या विस्थापन। तो अभी हाल हमने देखा कि जब हम वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो नीचे आते आते उसका जो अंतिम वेग है वो तो बढ़ता जाता है, तो अंतिम वेग तो शून्य हो नहीं सकता। त्वरण तो ये भी लगता है माइनस जी के इक्वल में, और ऊपर फेंकते हैं तब, और नीचे आती है तब प्लस जी के इक्वल में, तो ये भी शून्य नहीं हो सकता। विस्थापन तो जितनी ऊंचाई से हमने उसको नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर में फेंका है वो इसका विस्थापन कहलाता है। और प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग यानी कि वस्तु को हमने किसी भी वेग से नहीं छोड़ा था, बल्कि केवल उसको ऊंचाई पर ले गए और वहाँ से इसको छोड़ दिया, तो उस स्थिति में जो प्रारंभिक वेग है वो शून्य होता है। थर्ड है यहाँ पर कि स्थिति समय ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? तो ये स्थिति समय ग्राफ है। इसमें समय अक्ष के समांतर है, समय जो है वो अक्ष के समांतर है। इसका अर्थ क्या हुआ? वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु परिवर्ती वेग से गतिशील है, वस्तु स्थिर है, या वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है। तो जब भी समय अक्ष के समांतर होगा तो हम बोल देंगे कि वस्तु एक समान वेग से गतिशील है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ दे रखा है वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से। तो यहाँ पर दे रखा है वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घेरा गया क्षेत्रफल दर्शाता है। यह क्या दर्शाता है? तो यह ऑप्शन जो दे रखा था, ये चारों ऑप्शन यहाँ गलत है। न तो दूरी बताता है, न चाल बताता है, न मंदन बताता है, न त्वरण बताता है। यहाँ पर वेग समय ग्राफ जो बताता है वो बताता है हमें विस्थापन। तो सही आंसर आप ध्यान रखें। तो एग्जाम में कभी भी गलत क्वेश्चन, यदि मान लो क्वेश्चन गलत आ गया तो उसके जो ऑप्शन है वो उनमें से एक तो राइट होता ही होता है। तो यहाँ पर विस्थापन सही आंसर है। उसके बाद फिफ्थ यहाँ दे रखा है वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, किस में देखना है? ये वेग समय ग्राफ में देखना है। ऑप्शन दे रखे हैं एक समान गति में, तात्क्षणिक गति में, विराम अवस्था में, या कभी नहीं। तो देखिए वेग समय ग्राफ में समय अक्ष के लंबवत कभी भी नहीं हो सकता है, तो इस कारण से इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, कभी नहीं। सिक्स्थ यहाँ पर दे रखा है कि किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है। यदि कोई पिंड जो है वो गतिशील अवस्था में है तो उसके लिए क्या शून्य हो सकता है? ऑप्शन है वेग, विस्थापन, त्वरण या उपरोक्त सभी। तो जब भी पिंड गतिशील होगा तो उसके लिए शून्य केवल एक ही चीज़ हो सकती है, वो है विस्थापन शून्य हो सकता है। बाकी कोई भी चीज़, ना तो वेग शून्य होगा और ना ही उसका त्वरण शून्य होगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला यहाँ पर पूछा हमसे कि वेग और चाल के मात्रक है। हमने पढ़ा था अभी कि वेग और चाल के मात्रक दोनों के सेम होते हैं, मीटर प्रति सेकंड। तो हम इस प्रकार से लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड। दूसरा है यहाँ पर वेग प्रवणता या धर प्रवणता का ऐसा मात्रक है। तो वेग प्रवणता या धर प्रवणता का जो ऐसा मात्रक है वो प्रति सेकंड है। या तो हम प्रति सेकंड लिख दें, या हम चाहे तो सेकंड लिखकर इसके जो घात है वो -1 बना दें। दोनों ही राइट है, दोनों स्थितियाँ का मतलब सेम है, प्रति सेकंड। थर्ड यहाँ पर दे रखा है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी खालिस्तान होगी। यदि हम वस्तु को केवल सीधा खड़ा ऊपर की ओर फेंकते हैं इस प्रकार से, और हमें पूछिए दूरी इस प्रकार की, तो इस स्थिति में जो उसमें चली गई दूरी होगी क्षैतिज में वो हो जाएगी 0। तो यहाँ लिख देंगे हम 0। चौथा है यहाँ पर कि तात्क्षणिक चाल व तात्क्षणिक वेग का अनुपात सदैव होता है। तो इन दोनों का अनुपात सदैव 1 होता है। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह 8 सेकंड बाद पुनः हाथों में आ जाती है। यानी कि एक वस्तु को हमने क्या करा है, पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका है, तो 8 सेकंड बाद वह पुनः अपने हाथों में आ जाती है। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा? तो देखिए लगा समय हमें यहाँ पर उड्डयन काल दिया गया है 8 सेकंड। तो उड्डयन काल यानी कि जो 8 सेकंड है ये ऊपर जाने से लेकर नीचे आने तक का समय है। तो हम इस समय का आधा कर लेंगे तो हमें समय लगा समय मिल जाएगा, जो कि होगा 4 सेकंड। उसके बाद अगला है यहाँ पर कि क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो क्षैतिज दिशा की हम बात कर रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण लगता है ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर, क्षैतिज दिशा में नहीं लगता है, इस कारण से इसका मान होगा 0। उसके बाद यहाँ पर सही ये एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर है, इनको भी कर लेते हैं। पहला है यहाँ पर कि नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा।
यदि कोई वस्तु नियत वेग से गतिशील है तो उसका त्वरण क्या होगा, तो उसका त्वरण हो जाएगा 0। त्वरण ऋणात्मक होने की स्थिति में समय ग्राफ कैसा मिलेगा, तो ये हमें मिलता है ऋणात्मक, जिसे हम मंदन बोलते हैं। तो स्थिति समय ग्राफ का ढाल कैसा होगा, ऋणात्मक ग्राफ का ढाल बन जाएगा। वृत्तीय गति में एक चक्कर पूर्ण होने पर उत्पन्न विस्थापन कितना होगा। यदि वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है और पुनः कुछ समय अंतराल बाद उसी स्थिति में आ जाती है, तो दूरी तो वो 2πr तय करती है, लेकिन विस्थापन वहाँ पर 0 हो जाता है। तो 0 आंसर इसमें हम लिख देंगे। वेग समय, वीटी का मतलब क्या हुआ, वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल हमें क्या व्यक्त करता है, तो ये विस्थापन व्यक्त करता है। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार गति में पृथ्वी किस प्रकार की वस्तु है। तो हमने एग्जाम्पल के रूप में देखा था कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो हम पृथ्वी को बिंदु वस्तु मान सकते हैं। तो यह एक बिंदु वस्तु है। कौन सी वस्तु है, बिंदु वस्तु है। उसके बाद है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उत्तर दिशा की ओर गतिशील ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे सह यात्री की गति कितनी होगी। तो व्यक्ति खुद ट्रेन में बैठा है, एक ही ट्रेन है और एक ही व्यक्ति के में दोनों व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो भी आमने सामने बैठे हुए हैं। तो इन दोनों का एक दूसरे के सापेक्ष जो गति होगी वो हो जाएगी 0, क्योंकि दोनों ही उसी वेग से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। दूरी अशून्य होने पर किसी वस्तु का विस्थापन 0 कब होता है, एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए, दूरी तो अशून्य हो लेकिन विस्थापन 0 हो, ऐसा कब हो सकता है। तो हमने माना यहाँ पर कि एक ऐसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती है कि जब कोई वस्तु किसी बिंदु ए से किसी बिंदु बी तक जाती है और वापस बिंदु ए पर आ जाती है, यानी कि एक वस्तु है जो ए से तो बी पर जाती है और बी से पुनः कहाँ पे आ जाती है, वो ए पर आ जाती है। तब इस स्थिति में विस्थापन तो 0 होता है, परंतु चली गई दूरी 0 नहीं होती है, या हम बोल सकते हैं कि चली गई दूरी अशून्य होती है। तो ये यहाँ पर इसका उदाहरण हमने कर दिया। तो इस प्रकार से इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन थे उसको हमने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो अति लघु के प्रश्न हैं और दीर्घवृत्तीय के प्रश्न हैं वो भी आपको सॉल्यूशन बहुत जल्द मिल जाएगा।